लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न करता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद। मैं विजयकांत सत्यज, मातेश्वरी हिंदी का छोटा सा जिज्ञासु विद्यार्थी, इस्तकबाल करता हूं आप सभी का आज के इस छोटे से परंतु बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के लिए। आज हम हिंदी भाषा वाले अंश का सीयूईटी यूजी के लिए हिंदी भाषा वाले अंश का ऑफिशियल सिलेबस देखने जा रहे हैं और जो एग्जाम पैटर्न है वो देखने जा रहे हैं। यहां ये ध्यान रखिएगा कि जो वैसे ऑफिशियल सिलेबस में मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। एक ऑफिशियल सिलेबस है जो एनटीए अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करता है। सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मत चलिएगा, बहुत धोखा होगा आपके साथ, ठीक है जी। उसमें बस 4-6 टॉपिक रखे हुए हैं भाई, ये सब प्रश्न पूछ रहा है, ये पत्र लेखन से भी प्रश्न पूछेगा और तमाम अन्य अन्य बिंदुओं से प्रश्न पूछेगा, वहां से तो क्लियरेंस आपको नहीं मिलनी है। आप ऑफिशियल सिलेबस चाहते हैं जो परीक्षा के हिसाब से हो, जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखकर आ रहा हो, तो वो है आपके समक्ष, ठीक है जी। तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए और अंतिम समय में हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए कि हम हिंदी भाषा वाले अंश में अधिक से अधिक अंक ला सकें, पूरे में से पूरे अंक ला सकें। तो आइए उसकी स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसके सिलेबस को। सिलेबस में भाई ये पूरा पोर्शन रहेगा, लंबा चौड़ा आपको दिख रहा होगा पर इतना परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है जी। आप समझदारी से चलेंगे तो परेशान नहीं होंगे। देखिएगा, वर्णमाला, ये सिलेबस एक बार पहले देख लीजिए, फिर मैं रणनीति बताऊंगा, फिर मैं तरीके बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। वर्णमाला की बात कर लें, साथ ही साथ वर्णमाला के साथ में भी कुछ लोग विराम चिन्ह को रख देते हैं और अलग से भी कह सकते हैं। तो वर्णमाला है, विराम चिन्ह है, ठीक है जी। वर्णमाला से काफी सवाल देखने को मिल सकते हैं, काफी का मतलब 50 सवाल आते हैं तो उसमें से 1 2 3 सवाल तक आ सकते हैं, या 1 या 2 1 या 2 1 या 2 ऐसा पैटर्न रहेगा, ठीक है जी। विराम चिन्ह कि एक टेबल बना लेना, उसी में सारे के सारे अच्छे से लिख लेना, रिपीट कर लेना कि भाई उपविराम क्या होता है, अर्धविराम क्या होता है, पूर्ण विराम क्या होता है, विवरण चिन्ह क्या होता है, लाघव चिन्ह कैसे कहते हैं, वो सब उसी टेबल के हिसाब से शॉर्ट नोट्स में आपके काम आ जाएगा। संधि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। संधियां भी 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, और उसमें भी फिर स्वर संधि को देख लें तो 5 अलग अलग भेद हो जाते हैं। मेरा यहां अभी उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि सिलेबस बताते बताते मैं आपके ऊपर बॉम्बार्डिंग कर दूं कि बेटा ये है, ऐसे तुम परेशान हो जाओ। परेशान होना नहीं है आपने। देखिए, सिलेबस है तो उसका हल भी होगा, उसको हम कर भी सकेंगे, तभी तो सिलेबस रखा गया है। और बहुत सारी चीजें आपको पहले से आती हैं, जैसे देखिएगा उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, इसमें से काफी सारा पोर्शन आप 12वीं तक पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है जी। जैसे सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो 10वीं तक व्याकरण का कुछ कुछ अंश आता है, सारा तो नहीं, कुछ कुछ, ठीक है जी। और 11वीं 12वीं में व्याकरण का अंश ऐसा खास नहीं है। साथ ही जब हम बात कर लें यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में अच्छा खासा व्याकरण है, ठीक है जी। बिहार बोर्ड में हमें व्याकरण पढ़ना होता है और उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड में भी हमें व्याकरण पढ़ना होता है। तो अलग अलग बोर्ड के हिसाब से भी है, कुल मिला के सीयूईटी में आपने ये सारा पढ़ना है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास आपने पढ़ना होगा। वर्तनी, जिसे हम स्पेलिंग कह सकते हैं, अंग्रेजी में जैसे स्पेलिंग होती है, हिंदी में उसी को वर्तनी कहा जाता है, शब्द शुद्धि कहा जाता है, शब्द शुद्धिकरण कहा जाता है, अलग अलग नामों से यह अध्याय जाना जाता है। फिर शब्द संपदा है, इसके अंतर्गत हमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ये सब पढ़ना होता है। तत्सम तद्भव क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए अलग से भी मैंने लिख दिया है यहाँ। फिर हमें विलोम देखना होता है, पर्यायवाची देखना होता है, अनेकार्थक है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, इसी को शब्द युग्म भी कहा जाता है, ठीक है जी। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसी अध्याय को आप कहीं कहीं वाक्यांशों के लिए एक शब्द के नाम से भी जान सकते हैं, देख सकते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां इसी तरीके से। अब है आपका पद परिचय वाला अंश, ठीक है जी। 9वीं 10वीं में
सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में पद परिचय लगा रहता है, और अन्य अन्य जगह हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया पढ़ ही रहे होते हैं अलग अलग बोर्ड्स में। जैसे बिहार बोर्ड की बात करूं तो वहां 12th में भी आपको व्याकरण पढ़ने को मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बातचीत की है कि कहां कहां पढ़ने को मिल रहा है। तो कुल मिला के ये वाला पोर्शन तो बहुत कठिनाई भरा आपके लिए नहीं होगा, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, वचन हो, कारक हो, सर्वनाम विशेषण क्रिया काल, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। अविकारी शब्द आपने पढ़े हुए हैं, अव्यय जिसे कहा जाता है। लेकिन इसी को जो आपने पढ़ा है ना, उसमें हल्की जो धूल जम गई है यदि, तो उसको साफ करने का एक तो हम काम करेंगे, और साथ ही साथ अब तक आपने जो पढ़ा वो स्कूल के हिसाब से पढ़ा, स्कूल लेवल पर पढ़ा, वहां सच कहिएगा आपको कभी फेल होने का डर नहीं लगाना, आपको ये नहीं लगाना कि यार कट ऑफ से ऊपर नंबर चाहिए, ऐसा तो कुछ होता नहीं था। लेकिन अब तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज चाहिए ना, और कॉलेज बहुत मायने रखता है आगे के लिए। आपने किस कॉलेज से कौन सी डिग्री की है ये बहुत मायने रखता है, ठीक है जी। और बाद में हमें ये कॉन्फिडेंस भी देता है, तो हमें अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचना भी। पत्र लेखन की बात कर लेंगे, यहां से भी एक सवाल आता ही आता है, अमूमन आता है। देखिएगा, वाक्य की बात कर लेंगे, वाक्य में अलग अलग परिवर्तन वाले वाक्य भी प्रश्न भी आ सकते हैं। जैसे मिश्र वाक्य को संयुक्त में बदलिए, संयुक्त को मिश्र में बदलिए, सरल में बदलिए। वाक्य शुद्धिकरण, ओहो, यहां वाक्य शुद्धिकरण में शुद्धिकरण ही गलत टाइप हो गया है। ये दरअसल ऐसा होता है, ये शुद्धिकरण, बड़ी की मात्रा आती है भाई इसमें, शुद्धिकरण। फिर वाच्य आपको पढ़ना होगा, छंद है, रस है, अलंकार है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य इतना भारी भरकम नहीं, लेकिन हमें महत्वपूर्ण लेखक, उनकी रचनाएं, पत्र पत्रिकाएं, उन पर थोड़ा ध्यान देना होता है। ये है पूरा का पूरा आपका सिलेबस, ठीक है। अब आप इसे कैसे कवर करेंगे? देखिए, जो जो टॉपिक आपके तैयार हैं, पहले से आपने पढ़े हैं, उनको तो आप कोई भी एक व्याकरण की किताब ले लीजिए, सामान्य हिंदी की किताब ले लीजिए, जो मार्केट में अवेलेबल हो, उससे पढ़िए, ठीक है। बाकी वन शॉट लेक्चर्स वगैरह यहां इस चैनल पर भी आपको मिलेंगे, और एक वीडियो तो मैं अभी जल्दी ही लेके आने वाला हूं, ठीक है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक चैनल पर अपलोड हो भी चुका हो। 10 घंटे की वीडियो रहेगी, ठीक है। मैं कुछ कुछ बताऊं आपको कि मैं कैसे आप लोगों के लिए इसे करवाने में मदद कर सकता हूं। 10 घंटे की एक वीडियो रहेगी जिसमें मैं संपूर्ण हिंदी कवर करूंगा। अब देखिए, 10 घंटे में पूरा कवर तो हो नहीं सकता है, असल बात कहें तो, लेकिन फिर भी एक अवधारणा आपके दिमाग में बन जाए, एक चीज क्लियर हो जाए कि कैसा कैसा एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है जी। पीवाईक्यू भी होंगे, संभावित एमसीक्यू भी होंगे। कैसे भाई? संभावित एमसीक्यू भी होंगे, और साथ ही साथ जो थ्योरी है वो भी रहेगी। यहां से आपको बहुत अच्छी पकड़ मिल जाएगी, और जिन्होंने थोड़ा बहुत हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा वो तो केवल और केवल इस मैराथन के बेस पर भी अच्छा खासा कर सकते हैं, ठीक है। इस क्लास को तो मतलब मिस मत ही करना, ये बहुत आवश्यक होगी आपके लिए, ठीक है ना। अब देखिए भाई, आप लोग जानते हैं कि 50 प्रश्न आएंगे हिंदी के, यही बातचीत कर लूं मैं, यहीं पर बात कर लूं भाई। हिंदी के कितने सवाल आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे, ठीक है जी। 50 प्रश्न आएंगे, और 5 अंक के होंगे, तो 250 अंक का हो गया भैया। क्या 250 में से 250 लाए जा सकते हैं? मतलब मैं ये कहूंगा कि यार लाए जा सकते हैं, बिल्कुल लाए जा सकते हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं हिंदी पढ़ाता हूं और मैं ये कहूंगा लाए जा सकते हैं तो आपको लगेगा भाई इस मास्टर में दम है, तो ये तो अच्छा पढ़ा लेगा और ये तो हमें 250 में से 250 दिला देगा, तो इसी से पढ़ो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। हिंदी क्योंकि ऐसा विषय है जहां हम पूरे में से पूरे ला पाएंगे। व्याकरण वाला अंश है, ये तो साहित्य भी नहीं है। वहां एक बार के लिए ये हो सकता है कि यार उत्तर कितना अच्छा लिखा है, यहां तो सीधे सीधे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और मैं तैयारी आपको ऐसी करा के चलूंगा, मेरा अनुभव करीब करीब, ये इसलिए नहीं, फिर से कह रहा हूं, ये इसलिए नहीं कि मैं एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूं कि भाई मैं भी दिखता बिल्कुल एकदम उम्र में कम हूं, पर अनुभव है, पिछले 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो उस आधार पर यह कह रहा हूं कि एक आइडिया लग जाता है कि कैसे सवाल रिपीट होंगे, कैसे सवाल अमूमन पूछे जाते हैं। जैसे शब्द शुद्धिकरण में उज्ज्वल शब्द अमूमन आता है, कवयित्री आता है, श्रृंगार आता है, अंत्याक्षरी आता है, ठीक है जी, हिरण्यकशिपु आता है, वाल्मीकि आता है। भाई अलंकारों में कौन कौन से रिपीट करेंगे?
उत्प्रेक्षा में कौन कौन सी पंक्तियां रिपीट कर सकती हैं, उपमा में कौन कौन सी पंक्तियां रिपीट कर सकती हैं, भाई मानवीकरण में क्या आ सकता है, अतिशयोक्ति में। ये वैसे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं जब एक अलंकार का नाम ले रहा हूं तो तुरंत मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रख दूं। मैं उत्प्रेक्षा का नाम ले रहा हूं तो तुरंत मैं कह दूं कि उस काल हमारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो, मानो आ गया तो भाई उत्प्रेक्षा होगा। लेकिन मैं समय की बाध्यता को समझ रहा हूं और उतने डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन 50 में से 50 लाए जा सकते हैं। इसके लिए आपने यह करना है कि इस पूरे सिलेबस को कम से कम एक बार आप ठीक से पढ़ लीजिए। मैं ये कहूंगा कि ठीक से अध्ययन कर लीजिए, ठीक से आप इसका अध्ययन कर लीजिए। चाहे तो आप इसे खुद पढ़ लीजिए स्वाध्याय के द्वारा, या फिर आप इसे लेक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं। आप मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ठीक ठीक मिलेंगे आपको, ठीक है, तो उनके माध्यम से। उसके बाद आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है भाई, एमसीक्यू की प्रैक्टिस। और मैं ये कहूंगा कि आप केवल सीयूईटी की परीक्षा में आए प्रश्नों तक ही न रहें तो अच्छा है, आप उससे बाहर की दुनिया भी देख लीजिएगा। बहुत कठिन नहीं होगी हिंदी, जब आपने सारा पढ़ लिया होगा ना, फिर आप सवालों को हल कर सकेंगे। कहीं के भी सवाल होंगे तो आप बेहतरीन तरीके से लगा पाएंगे। जैसे भाई जब हम विलोम शब्द देख रहे हैं, मान लीजिए विलोम शब्द देख रहे हैं, तो 200-250 सवाल कर डालिए ना इसके। मैं किताब बता दूंगा धीरे धीरे आपको कि कौन कौन सी किताब से आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना जो भी मार्केट में अवेलेबल किताब हो वहां से कीजिए। 200-250 सवाल कर डालिए ना। वैसे विलोम शब्द हो चाहे पर्यायवाची शब्द हो, फिर से वही बात है, रिपीट होती हैं चीजें और वो अनुभव प्रसूत आपको बता सकते हैं, अनुभव के आधार पर आपको बता सकते हैं। ठीक है जी। टाइम टेबल क्या होना चाहिए सर, क्योंकि समय बहुत ज्यादा तो नहीं है सर, समय बहुत ज्यादा तो नहीं है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे हमने पढ़ाई करनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, मैं ये कहूंगा कि कम से कम भाई आप बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़िए, लेकिन आप 2 घंटे, ठीक है जी, मैं अलग से स्लाइड इसके लिए नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिएगा कि कम से कम 2 घंटे आप हिंदी को दीजिए ही दीजिए। ठीक है जी, इतना आप कीजिए। और साथ ही साथ ये वाला जो अंश है ना, इसको समझना मेरी बात, क्योंकि भाई आपके अंदर भी कोई दिमाग में ऐसा मेमोरी कार्ड तो नहीं लगा है ना कि सर मेमोरी कार्ड है 64 जीबी का है, अब कम पड़ गया तो हम 128 जीबी लगा लेंगे। तो करना क्या है, ये जो तत्सम तद्भव हैं, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, अनेकार्थक हैं, समशुद्ध भिन्नार्थक हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये जो शब्द संपदा वाला अंश है, और इसी में आप वर्तनी को भी जोड़िएगा, इसी में आप वर्तनी को भी जोड़िएगा। एक बनाइएगा आप लोग डायरी, डायरी बना के क्या करेंगे, डेट वाइज लिखेंगे। एक जैसे आज की डेट में आप देख रहे हैं तो आप 5 वर्तनी के शब्द लिख लीजिए, ठीक है जी, 5 तत्सम तद्भव लिख लीजिए, 5 आप विलोम शब्द लिख लीजिए, 5 पर्यायवाची नहीं, आप 2 पर्यायवाची, क्योंकि भाई जब आप घोड़ा शब्द के पर्यायवाची याद कर रहे हैं मान लीजिए, तो 6-7 पर्यायवाची, 6-7 शब्द तो अपने आप ही उसमें हो जाएंगे। तो आप 2 या 3 पर्यायवाची शब्दों को ले लीजिए। जैसे आज आपने एक आग का याद कर लिया, एक घोड़ा का याद कर लिया, एक इंद्र का याद कर लिया। अनेकार्थक शब्द में कोई 2 उदाहरण पकड़ लीजिए, समशुद्ध भिन्नार्थक में भी ऐसे 2 या 3 उदाहरण पकड़ लीजिए, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आप क्या कीजिएगा भाई, करीब 5 उदाहरण रोज के ले लीजिए। और मुहावरे लोकोक्तियों में भी करीब 3 मुहावरे 3 लोकोक्तियां, या 4 मुहावरे 4 लोकोक्तियां, डायरी के फॉर्मेट में। अब पहले दिन जब आप याद कर रहे हैं, पहले दिन जब आपने लिखा तो साथ साथ में उनको याद किया। अगले दिन आप क्या करेंगे कि आप अगली डेट के फिर से वही कि 4-4 5-5 जो आप लिख रहे होंगे वैसा ही रोज लिखेंगे, लेकिन आप आज पिछले दिन का रिवाइज भी करेंगे और आज वाले को भी पढ़ेंगे। अब जब तीसरा दिन आएगा तो आप इन दोनों दिनों को रिवाइज करेंगे, तीसरे दिन को भी पढ़ेंगे। फिर चौथा दिन आएगा तो तीनों को रिवाइज करेंगे, चौथा दिन भी पढ़ेंगे। पांचवा दिन आएगा तो चारों को रिवाइज करेंगे, पांचवा दिन भी पढ़ेंगे। यह क्रम चलेगा। आप फिर यहां किसी भी शब्द में कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि एक महीने में आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, 200, 250, 300 शब्द आप कर पाएंगे। तो उसके बाद आप वैसे ही कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे यार, फिर आपको अपने आप ही चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये रही बातें। और इसके अलावा और मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू की क्या भूमिका हो सकती है। ठीक है जी, यदि हम यहां बात कर ले कि सर मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू की क्या भूमिका हो सकती है, मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या नहीं, और साथ ही साथ पीवाईक्यू। भाई पीवाईक्यू तो महत्वपूर्ण है, मैंने कहा आपसे, ठीक है जी, पीवाईक्यू महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में आपको यह सलाह दे रहा हूं कि केवल सीयूईटी के सवाल ना देखकर उनसे संभावित और थोड़े सवाल भी देखिएगा, ताकि कोई नया सवाल भी आ जाए ना तो आप परेशान ना हो। रटे रटाए उतने से सवाल के बजाय थोड़ा सा बाहर, एक स्टेप बस
आउटर रखिएगा ताकि आपका काम बढ़िया बने। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब तक आप लोग थे रिटन एग्जाम वाले फॉर्मेट में, बोर्ड एग्जाम वाले फॉर्मेट में, जहां आपका ये नहीं था कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने परसेंटाइल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं था भाई। लेकिन अब तो है, अब तो आपको ध्यान रखना होगा ना। तो मॉक टेस्ट आपने लगाने हैं, आप कहीं से लगा लीजिए भाई, बहुत सारे विकल्प हैं आजकल, तो आप कहीं से भी लगा सकते हैं, ठीक है। दृष्टि भी उनमें से एक बेहतरीन विकल्प है, तो आप यहां से भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हुई बात। रणनीति की भी मैंने आपसे बात कर ही ली है कि आपने कैसे कैसे इन्हें हल करना चाहिए। बाकी जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे यदि हिंदी भाषा को तैयार करने के लिए, मैं ये विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं कि आपको नंबर तो बेहतरीन दिला दूंगा। अगर आप मेरे साथ अच्छे से तैयारी कर ले गए तो मैं 250 में से 250 भी दिला दूंगा। मेहनत साथ में आपको भी करनी होगी, वरना 240 क्रॉस तो करोगे ही करोगे यार, ठीक है। 240 235 क्रॉस ये जाएगा, 235 क्रॉस जाएगा। 2-3 सवाल से ज्यादा तो गलत नहीं ही होंगे, मैं तो कह रहा हूं पूरे में से पूरे सही होंगे। लेकिन जब आप मुझसे पढ़ रहे होंगे तो इस विश्वास के साथ आइएगा कि हां अब सर पे विश्वास कर लिया है, तो मेरी रिदम के अनुसार चलिएगा। मैं यदि कह रहा हूं कि बेटा इतना घर से पढ़ के आना, तो पढ़ के आना होगा। मैं यदि कहूंगा ये सवालों की प्रैक्टिस करनी होगी, करनी है तो करनी होगी, ठीक है। जो एक गुरु शिष्य परंपरा वाली एक चला करती है, मैं उस अनुसार आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं। थोड़ा एक तो हिंदी वालों का थोड़ा इस तरीके का लगाव होता भी है, बाकी मेरा हो सकता है कि विशेष रूप से अधिक है, कि मैं चाहता हूं आप ध्यान से पढ़ें। मैं जब कहूं कि ये पढ़ना है तो आप उसे पढ़ के आएंगे, पर सफलता फिर दिलाने की गारंटी भी हमारी है। हम बहुत मेहनत करके आपको चीजें बता रहे होंगे, ठीक है ना। बस यही है, फिर इसके अलावा तो और कोई बातचीत शेष नहीं ही है, ठीक है ना। और 10 घंटे की क्लास का मैंने आपको बता दिया कि एक आपको 10 घंटे की क्लास इसी चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आपको वो वीडियो मिल भी चुकी हो इस चैनल पर, उसे देख लेना। उसमें मैं कंप्लीट ये जो सारे टॉपिक्स हैं 33 के 33 टॉपिक, इन सभी पर आधारित प्रश्नों को हल करवा दूंगा, थ्योरी बताऊंगा, तो सब कुछ उसमें रहेगा। PYQs भी रहेंगे और साथ ही साथ अति संभावित प्रश्न भी उसमें रहेंगे, ठीक है जी। तो इतना ही करते हैं फिर इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी फलदायी लगी होगी, काफी फायदेमंद आपको ये वीडियो लगी होगी। कमेंट करके आप लोग बताइएगा यदि आपका कोई भी सवाल हो तो, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। विदा देता हूं और विदा लेता भी हूं इन पंक्तियों के साथ, क्योंकि पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसलिए ये पंक्तियां मैं जरूरी समझता हूं यहां कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी वेदना में अमर वरदान होता है, और सर्जन में घाव खाता है जो छेनी और हथौड़ी से, वही पत्थर किसी मंदिर में भगवान होता है। समझे आप इन पंक्तियों को, कि यदि किसी पत्थर को भगवान बनना है तो मार खानी पड़ेगी, चोट खानी पड़ेगी हथौड़ी की, तब वो भगवान बन पाएगा। तो भाई जब आपको आपका ड्रीम कॉलेज चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं DU से आगे की पढ़ाई करूं, मैं AMU से पढ़ूं, मैं भाई JNU से पढ़ूं, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ूं, मैं भाई BHU से पढ़ूं, या तमाम अन्य यूनिवर्सिटी हैं वहां से पढ़ूं, तो जो आपका ड्रीम कॉलेज है वहां पहुंचने के लिए अन्य लोग भी तो सोच रहे हैं ना, तो वो कंपटीशन भी तो क्रैक करना है। इसीलिए कहा कि अभी मेहनत करनी होगी, अभी तपना होगा, कुछ समय मेहनत करनी होगी, फिर कॉलेज में जाके आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, वहां जाके एक अलग ही अनुभूति आपको मिलेगी, और फिर जो आपका वो भविष्य गढ़ा जाएगा ना, वो बहुत शानदार होगा। जितने शानदार कॉलेज में आप पहुंचेंगे उस पर भी निर्भर करेगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।